पहले एक जो मसला मोस्टली स्टूडेंट कर रहे हैं, भाई ये मेरा ना हेलो वर्ल्ड का फोल्डर है, मैं इसके अंदर जाके ना VS कोड ओपन कर रहा हूं, इसके अंदर जाके मैं VS कोड ओपन कर रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। सही है, ये मेरा VS कोड ओपन हो गया है और यहां पे एक चीज नोटिस करना, VS कोड के टर्मिनल के अंदर ये मेरा फोल्डर नेम आ रहा है हेलो वर्ल्ड। आप लोगों का मसला ये आ रहा है, आप लोग डी ड्राइव के फोल्डर में जाके ये कमांड चला रहे हो npm run dev, तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है कि कमांड नॉट फाउंड या npm नॉट फाउंड। सही है, तो आपने जो चलाना है ना वो कहाँ पे चलाना है, फोल्डर के अंदर जाके npm run dev चलाना, ताकि आपका जो लोकल होस्ट है वो रन हो जाए। ये आपका लोकल होस्ट रन हो जाएगा, इसको कंट्रोल क्लिक करना, आपके ब्राउजर पे ही ओपन हो जाएगा। और अभी मेरा पेज बिल्कुल खाली आएगा। अब मैं लेआउट की फाइल पे सबसे एंड में आऊंगा, लेआउट का सिर्फ ओवरव्यू बाद में देंगे। आपके पास इस फोल्डर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो जब आपका नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन रन होती है तो वो यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है। यहाँ पे पीछे सबको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा है? आगे आ जाए आप लोग, आगे आ जाए सारे, जिसको पीछे से नजर नहीं आ रहा है। जब आप नेक्स्ट.जेएस का फोल्डर बनाते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का बेसिक फोल्डर आता है, जिसमें ना आपके पास सोर्स फोल्डर आ रहा होता है, ना ही आपके पास टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन आ रही होती है। सही है, आपका पूरी की पूरी एप्लीकेशन कहां से रन होती है, वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन रन होती है आपकी ऐप डायरेक्टरी से। सही है, ऐप के फोल्डर से। इस फोल्डर के अंदर दो फाइलें सबसे आपसे इंपॉर्टेंट है। पहली आपकी layout.tsx है, दूसरी आपकी है ये page.tsx। अब जब आप कमांड चलाते हो npm run dev, सही है, और आपका लोकल होस्ट रन हो जाता है, तो लोकल होस्ट पे सबसे पहले जो आपकी फाइल नजर आती है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, वो ये page.tsx की फाइल रन आती है, नजर आती है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सही है, मैंने इसका एक एरो फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है होम पेज। सही है, एरो फंक्शन सबको पता है, ऐसा ही है। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक बताया था, ये सिर्फ एक एरो फंक्शन है। सही है, लेकिन अगर मुझे HTML रिटर्न करानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, रिटर्न के बाद राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ और उसके बाद मैं HTML का टैग यूज करता हूँ। सही है, एक टैग रिटर्न कर दिया मैंने, div टैग। इस div टैग के अंदर आके मैं कुछ भी लिख देता हूं, हेलो वर्ल्ड। सही है, ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं जब अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा और इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो लिखा हुआ आ गया आपका हेलो वर्ल्ड। यहां तक सबको क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज ये बताई थी कि अगर मैं एरो फंक्शन के अंदर HTML रिटर्न करता हूं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, JSX, जावास्क्रिप्ट XML। हमारे पास रिएक्ट के अंदर एक अच्छा तरीका है, या नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक अच्छा तरीका है, वो बोलता है आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है जी। अच्छा, रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस आपको बोलता है आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पोर्टफोलियो का असाइनमेंट बनाया था, ऐसा ही है, उसमें आपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल अलग बनाई थी, HTML की फाइल अलग बनाई थी और CSS की फाइल अलग बनाई थी। रिएक्ट बोलता है या टाइपस्क्रिप्ट बोलती है, नेक्स्ट.जेएस बोलता है यार इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है,
उसके साथ साथ तुम्हें अगर उसके अंदर CSS लगानी है ना, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, तुम CSS भी लगा सकते हो उसके अंदर। और अगर जो तुम ये फंक्शन के अंदर HTML रिटर्न कर रहे हो, मैं इसको एक नाम देता हूं, उसका नाम क्या है हमारे पास? JSX है, जावास्क्रिप्ट XML आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब मैं एक डिव बना के हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा हूं, सही है? एक और गलती जो सब स्टूडेंट कर रहे हैं, अब मैं एक और डिव बना रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड 2। लाइट बंद करवा दो, सही है? हेलो वर्ल्ड 2 लिख रहा हूं, सही है? अब जब मैं ये हेलो वर्ल्ड 2 लिख रहा हूं ना, तो मुझे एक एरर आना शुरू हो गया है, यानी रेड स्क्विगली लाइन आना शुरू हो गई है। अब इसको जरा एरर को पढ़ें, एरर क्या दे रहा है? JSX यानी जो हमारा जावास्क्रिप्ट XML है, जिसको JSX हम कहते हैं, मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ये बोलता है आप भले मेरे फंक्शन के अंदर HTML रिटर्न करो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका फॉलो करना होगा, आपको एक पेरेंट एलिमेंट रखना होगा, यानी एक पेरेंट एलिमेंट रखना होगा, चाहे वो डिव हो, चाहे वो पैराग्राफ P का टैग हो, चाहे वो H1 हो, हेडिंग का टैग हो, कोई भी आप एक पेरेंट एलिमेंट रखो। अब ये पेरेंट एलिमेंट क्या होता है? पेरेंट एलिमेंट का मतलब है इसके अंदर आके आप जो है और दूसरे HTML के एलिमेंट्स भी बना सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने H1 के अंदर एक P का टैग रख दिया, इसके साथ स्क्रीन जूम कर दूं, मैंने मल्टीपल P के टैग्स रिटर्न कर दिए। एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर आपके मल्टीपल हायरार्की रिटर्न हो गई। अब इसको तो रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ें, देखें एक नॉर्मल फैमिली का सिनेरियो ले लें। आपके फादर हैं, सही है? आपके फादर के बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, सही है? आपकी हायरार्की क्या है? आपके एक फादर हैं, उनके अंदर आपके मल्टीपल चिल्ड्रंस आ रहे हैं। अब इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस तरीके से इन्होंने छोड़ा है कि आपका एक पेरेंट एलिमेंट आ गया, सही है? आपके फादर या आपकी मदर आ गए, सही है? उसके अंदर इसके मल्टीपल एलिमेंट्स यानी मल्टीपल इसके जो चाइल्ड्स हैं वो रिटर्न हो गए। यहां तक क्लियर है सबको? यानी मैंने मल्टीपल रिटर्न कर दिए जी। आप लिख सकती हैं, हाँ लिख दें। अब हो सकता है अब एक चाइल्ड की खुसूसियात डिफरेंट हो दूसरे चाइल्ड से, ऐसा हो सकता है? दोनों सेम तो नहीं हो सकते जुड़वा, या हो भी सकते हैं, या जुड़वा यानी तीन एक जैसे नहीं हो सकते हर किसी की। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड 2 लिखा, हेलो वर्ल्ड 3 लिखा, हेलो वर्ल्ड 4 लिखा, यानी मैंने इनके अंदर डिफरेंट कंटेंट ऐड कर दिया, तो ये कंटेंट ऐड हो सकता है। अब मैं आके देखूंगा तो क्या हो रहा है? हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, हेलो वर्ल्ड 4 रिटर्न हो रहा है, यानी इसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इसको निकाल के रिटर्न के बाहर रख देता हूं, फिर इसने दोबारा एरर देना शुरू कर दिया, और अब ये वही एरर दे रहा है कि आपका एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए जो जिसके अंदर आपके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स आ जाएं, यानी उसकी हायरार्की आ जाए। तो मैं ये सारे P उठा के इसके अंदर रख देता हूं, तो ये एरर नहीं देगा। पेरेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? जीते हो गए? सही है। अब एक चीज, सर ये डिफ क्या है? बड़ा जबरदस्त सवाल आया था। इसकी खुसूसियात क्या है? अब मैं साथ में HTML को भी लेके
कोऑर्डिनेट करवा रहा हूं। आप में से कितनों को HTML CSS आती है? फिर किसी से भी पूछ लो, और किससे सवाल कर लो डिफ का, कौन बताएगा? एक बात बताएं, डिफ है क्या? कंटेनर। डिफ क्या है? कंटेनर है, सही है। एक कंटेनर है, सही है। इसको इस तरीके से समझें, आपको हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाई थी तो वेरिएबल बताया था, वेरिएबल क्या था? कंटेनर था एक। इसी तरीके से HTML के अंदर भी एक कंटेनर है, उस कंटेनर का नाम क्या है? डिव है, सही है। एक और भी कंटेनर है, उस कंटेनर का नाम क्या है? उस कंटेनर का नाम क्या है? मेन। फ्रैगमेंट कंटेनर नहीं है। ये क्या है? क्या लिखा है मैंने, इसका नाम क्या है? स्पैन। डिव और आपका स्पैन, ये दोनों क्या चीज है आपके? कंटेनर। आपसे कोई भी सवाल पूछे ना कि भाई डिव क्या चीज है, और बाज़ों का इंटरव्यू में हो जाता है सवाल, ये मैं भी पूछ लेता हूं। अब तो आपको बोले ये दोनों ही कंटेनर है। अब आपका सवाल ये उठता है, सर इन दोनों कंटेनर है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे मुझे तो बताने दो। अच्छा, एक ब्लॉक एलिमेंट है और एक इनलाइन एलिमेंट है। सर ये ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या फर्क है? अच्छा, मार्जिन पैडिंग पे बाद में आते हैं, सही है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये होता है, ये मेरा जो टेक्स्ट चल रहा है ना, ये एंड तक, यहां पे मेरा माउस आ रहा है, माउस देखेगा, ये 3 डॉट के नीचे तक, ये जो 3 डॉट के नीचे तक आ रहा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये पूरी की पूरी लाइन कवर करता है। यानी अगर मैं इसके नीचे कोई एलिमेंट लिखता हूं ना, दूसरा एलिमेंट लिखता हूं, तो वो क्या होगा? वो नीचे वाली लाइन से शुरू हो जाएगा। अब इसके नीचे मैं एक और कोई हेडिंग लिखूंगा ना, वो क्या होगा? वो नीचे वाली लाइन से शुरू हो जाएगी। या दूसरा टेक्स्ट लिखूंगा, वो नीचे वाली लाइन से शुरू होगा। यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो पूरी की पूरी आपकी लाइन कवर करता है। ये जो है ना, यहां से चलिए और ये यहाँ कोने तक, ये कोने तक जहां पे मेरे 3 डॉट यानी क्रोम की स्क्रीन एंड हो रही है, एक लाइन पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी एक ब्लॉक लाइन कहलाती है। और डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरी की पूरी लाइन कवर करता है। ये क्लियर हो गया सबको? जी, वो मैं आ जाऊंगा। अगर मैं स्पैन लेता हूं, मैंने जैसे एक स्पैन का टैग ले लिया, सही है। अब एक स्पैन का टैग जो है ना, जितना मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड थर्सडे, हेलो क्लास, हेलो थर्सडे क्लास, सही है, जहां पे मेरा कंटेंट एंड होगा, ये खत्म हो जाएगा वहां तक। अब इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा ना, तो वो उसके आगे अपेंड हो जाएगा, यानी उसके आगे वो चीज लिखी हुई आ जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई? आपके इंटरव्यू में हमेशा ये सवाल किया जाता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का क्या फर्क है। तो आपको ये बताना है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है डिव है, और स्पैन जो है वो आपका इनलाइन एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल की खुसूसियत ये है कि वो पूरा का पूरी एक लाइन कवर करता है। स्पैन क्या करता है? स्पैन आपकी जहां पे आपका कंटेंट एंड हो जाता है, उसके बाद उसके आगे कोई नया एलिमेंट या नया कंटेंट आ रहा है, उसको अपेंड कर देता है। ये क्लियर हो गया सबको? आपको मैंने अभी 2 बातें बता दी हैं। पहला मैंने आपको पेरेंट एलिमेंट के बारे में बता दिया है, दूसरा मैंने आपको ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में बता दिया है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? स्पैन रिपीट कर देते हैं। स्पैन आपका इनलाइन एलिमेंट है, सही है। इनलाइन एलिमेंट से मुराद क्या है? मैं जो भी कंटेंट लिखता हूं, अभी मेरे केस में कंटेंट क्या है? हेलो थर्सडे क्लास। ये मेरे ब्राउजर के अंदर जहां पे खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्लास के आगे एंड हो गया ना, ये यहाँ पे आगे एंड हो गया ना, ये इसके आगे मैं कुछ भी लिखूंगा ना,
तो वो उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा, कोई भी नया HTML का टैग लिखूंगा वो आ जाएगा। लेकिन div का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लिख दूंगा तो वो उसके आगे कवर नहीं होगा। अब मैं आपको HTML एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ब्लॉक की। आपके पास H1 क्या है? हेडिंग। हेडिंग है। H2 क्या है? सब हेडिंग। H3 क्या है? सब हेडिंग। H4 क्या है? कब कहाँ तक जा रही है हेडिंग्स? 6। H7 नहीं आता? नहीं। आता है यार, कितने बोलते हैं आता है? आप कह रहे तो आता है। अच्छा, कौन कह रहे कि सर कहते तो आता है? पक्का नहीं आता? आर यू श्योर? अच्छा भाई, शायद नहीं आता होगा। नहीं आता। अच्छा, अगर मैं इसको टाइपस्क्रिप्ट हटा के जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दूंगा ना, ये चल जाएगा। अब मैं एक चीज बताता हूँ। हमारी ना HTML4 के कुछ वर्जन्स थे, अब मैं साथ में क्लियर करता जा रहा हूँ। HTML4 के अंदर ना आपके पास ना कुछ टैग्स थे, यानी H1 से लेके H6 तक के टैग थे। अब आप लोग जो यूज करते हो, जो लेटेस्ट ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, वो HTML5 सपोर्ट होती है, सही है। इनफैक्ट इंटरनेट एक्सप्लोर भी अब HTML5 सपोर्ट करने लगा है, जबकि वो रिडंडेंट हो चुका है। लेकिन बैंकिंग सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोर पे चल रहे होते हैं, सही है। HTML5 आई ना, तो वो हमें तीन चीजें उसने नहीं दी। अब तीन चीजें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, उसने हमें कुछ नए टैग्स रिटर्न करे। टैग्स यही होते हैं जो मैं आपको टैग्स बता रहा हूं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इनको कवर करेंगे। वो टैग्स आपके SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या चीज है सर? ये किस बला का नाम आ गया? क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब दूसरी चीज उसने मुझे जो दी ना, उसने मुझे कस्टम एलिमेंट रिटर्न कर दिया। सर अभी कस्टम एलिमेंट क्या होता है? कस्टम HTML के टैग। मैंने आपको जब H7 बोला ना, तो पहले HTML4 के अंदर ना ये पॉसिबल था ही नहीं कि मैं H7 लिख सकूं। HTML5 के अंदर ना ये पॉसिबिलिटीज उसने दे दी। अच्छा, अभी टाइपस्क्रिप्ट की वजह से वो कंप्लेन कर रहा है कि वो एलिमेंट एक्सेस नहीं होता, लेकिन उसका नुकसान क्या है कस्टम एलिमेंट का? उसकी कोई अपनी खुसूसियात नहीं है। अगर मैं आके यहाँ पे H1 लिखूंगा ना, तो इसका साइज देखेगा ये कितना बड़ा साइज है, सही है। इसी तरीके से मैं H2 लिख दूंगा, उसका साइज छोटा हो गया। इसी तरीके से मैं H4 लिखूंगा तो इसका साइज और छोटा होता जा रहा है। सबसे स्मॉल साइज जो है H6 का है। तो इसकी अपनी HTML के अंदर कोई ना कोई खुसूसियात मौजूद है, सही है। पैराग्राफ की अपनी खुसूसियात मौजूद है। कस्टम एलिमेंट का नुकसान ये है, उसकी कोई अपनी खुसूसियात नहीं है। तो हम बाज़ औक़ात बना भी लेते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर अपना कस्टम एलिमेंट बना के चलाया था, क्योंकि वो मेरे लिए मसला हो गया था। लेकिन हम ज़्यादातर HTML के टैग्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी अपनी खुसूसियात होती हैं। तो ट्राई मत करना, या ट्राई करना चाहो तो कर लेना, आपके ऊपर है, लेकिन आपके पास एरर आएगा, सही है। अब हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 और H6 तक है, सॉरी, जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे कौन से एलिमेंट हैं? हेडिंग। ये कौन से एलिमेंट हैं? ब्लॉक लेवल है। देख लें इसको, इसको साथ साथ ना वो भी करके देख लेते हैं। मैंने एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स बना दिए। अब इसको मैंने कर दिया H3, H2, H1, सही है। और इसके आगे हम लिख देते हैं 1, इसके आगे हम लिख देते हैं 2, इसके आगे हम लिख देते हैं 3, सही है। और सॉरी, अब आप ये देखना क्या हो रहा है। हर
यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुई, इसने पूरी अपनी लाइन कवर कर ली। दूसरे वाले टैग ने अपनी लाइन कवर कर ली पूरी। इसी तरीके से तीसरे वाले टैग ने अपनी लाइन कवर कर ली पूरी। चौथे वाले टैग ने अपनी लाइन कवर कर ली। तो आपके H1 से लेके H6 तक की जितनी भी हेडिंग्स है, ये कौन से एलिमेंट आ गए आपके? ब्लॉक लेवल। और हमने इसको देख लिया, ये पूरी की पूरी लाइन कवर करते हैं। इसके साथ साथ एक और भी एलिमेंट होता है आपका, वो हो गया आपका पी का टैग। सही है, पी का टैग। पी का टैग भी आपका ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सही है, ये भी अपनी पूरी की पूरी लाइंस कवर कर रहा होता है, यानी ये एंड तक पूरी की पूरी लाइन कवर करता है। अब सर हमजा ने एक और बात बोली थी, स्पेन का टैग। अब एक काम करते हैं, सबको रिप्लेस मारना है। अब एक चीज देखेगा, मैंने क्या बोला, जहां पे वो कंटेंट खत्म होगा पहले स्पेन का, उसी के आगे दूसरा कंटेंट शुरू हो जाएगा, दूसरा उसका एलिमेंट का कंटेंट शुरू हो जाएगा। हमारे केस में यही हुआ सिनेरियो। ये समझ आ गया सबको? आपका ये HTML का अभी थोड़ा सा लेक्चर था, सही है, उसको मुझे कवर कराना था। अब दोबारा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी तक हमने page.tsx के अंदर एक ही, यानी ऐप के अंदर एक फाइल बनाई है। मुझे दूसरी फाइल बनानी है, यानी मैं चाह रहा हूं, अभी तक मेरा एक है, जब लोकलहोस्ट 3000 रन होता है तो सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाता है, यानी जो मैंने डाल दिया, कंटेंट डाल दिया। एक मिनट में क्वेश्चन बाद में लेता हूं। अब मैं चाह रहा हूं, नेक्स्ट.जेएस ने मैं बोला है कि दूसरा पेज भी बन सकता है, तुम बना सकते हो। यानी आप लोगों ने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, और उस पोर्टफोलियो वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे एक वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं। अब मेरे पास, अगर मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे पास, अच्छा आप लोग बातें बाद में कर लेना। तो आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, उसके अंदर कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं? होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट का पेज, सर्विस का पेज भी हो सकता है। सही है। अब नेक्स्ट.जेएस बोलता है कि मैं तुम्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं, लेकिन तुम्हें चीजें मेरी फॉलो करनी होंगी। सही है। वो मुझे बोलता है, एक मिनट, आप ऐप डायरेक्टरी में जाओगे। अब ये सब अपने सब ध्यान से सुने। ऐप डायरेक्टरी में जाओगे, इसके अंदर ये न्यू फोल्डर के बटन पे क्लिक करना, कुछ भी नाम रख देना। मैंने अभी अपने केस में क्या नाम रखा हुआ है? अबाउट। फोल्डर बन गया, यहां पे तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। 3 स्टेप है। पहला क्या है? फोल्डर बना दिया तुमने। किसके अंदर फोल्डर बनाया तुमने? ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाके। अबाउट के अंदर जाके तुम्हें एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल का नाम क्या है? page.tsx। ये किसने बताई है? मैंने बताई है। ये किसने बताई है आपको? नेक्स्ट.जेएस ने मुझे कन्वेंशन, अच्छा ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि उसका तरीका, उसके तरीके को आप लोग जो हैं प्रोग्रामिंग के टर्म में बोलते हो कन्वेंशन, यानी नेक्स्ट.जेएस ने मुझे कन्वेंशन बताई है। अब उसने क्या कन्वेंशन बोली? उस फाइल का नाम क्या होना चाहिए? page.tsx। TSX स्टैंड फॉर टाइपस्क्रिप्ट XML। जिस तरह JSX होती है ना, जावास्क्रिप्ट XML, इसी तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? टाइपस्क्रिप्ट XML। आपने एंटर किया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप, आपने ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाके एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर किसी भी नाम का हो सकता है। स्टेप 2, उस फोल्डर के अंदर जाके आपने एक फाइल बनानी है, फाइल का नाम क्या होगा? page.tsx। इस फाइल का नाम अगर हमजा.tsx रख दोगे ना, नेक्स्ट.जेएस नहीं चलाएगा। वो बोलेगा मेरी जिद है, मेरी चीज फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें चलाऊंगा, वरना मैं नहीं चलाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो। अब चाहे सर हमजा जाके नेक्स्ट.जेएस वालों से लड़ लें, कॉन्फ़िग के अंदर की ये चीज क्यों बनाई है, वो बोलेंगे मैंने जो बना दिया वो मैंने बना दिया, ये मेरी कन्वेंशन है। अब जैसे हमारे डेवलपर्स में होता है ना, कभी कभार मैंने जो कोड लिख दिया वो पत्थर पे लकीर है, मैं चेंज करूंगा ही नहीं, और बाज़ों बात ऐसा होता भी है, और वो चीज आगे फायदा देती है। इसका फायदा आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेप भी आपका हो गया, अबाउट के अंदर आपने page.tsx की फाइल बना दी। तीसरा स्टेप,
आपने एक फंक्शन बनाना है। अब वो फंक्शन आपका फंक्शन कीवर्ड से भी बन सकता है, या दूसरी कौन सी टर्म है उसकी, नाश्ता करके नहीं आया क्या, RFC कमांड नहीं, वो कमांड लाइन है, वो है शॉर्ट कोड है। दूसरा फंक्शन कौन सा है आपका, एरो फंक्शन है आपका। टाइप स्क्रिप्ट भूल गए आप लोग सारे। मैं अभी एक काम करता हूं, एक बनाता हूं आपका नॉर्मल फंक्शन से और एक बनाएंगे हम फंक्शन एरो फंक्शन से, सही है। आपने इस फाइल के अंदर जाके, अब क्योंकि हम अच्छे डेवलपर्स हैं, हमने फाइल का नाम रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका नाम रखेंगे। एक चीज, आपको फंक्शन का पहला वर्ड कैपिटल रखना है, स्मॉल मत रखना, कैपिटल रखना है। अबाउट, मेरी आदत है पेज लगाने की, आप लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो नहीं लगाओ, क्योंकि हम लोग एक फॉलो करते हैं तो हम लोग पेज लिखते हैं, वरना अगर आप नहीं चाहते तो नहीं लगाओ, इसमें कोई वो नहीं है। फंक्शन अबाउट पेज आपका नॉर्मल फंक्शन बन गया। यहां पे आपका काम खत्म नहीं हुआ। अबाउट पेज, सर ये आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट पेज क्यों करा, आपने बोला था सब सिर्फ फंक्शन बना दो। मैंने बिल्कुल बोला था फंक्शन बना दो, सही है, और आपने बना भी दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अगर नहीं करूंगा तो Next.js को पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या चीज पेज के ऊपर दिखानी है। Next.js को ये चीज पता ही नहीं है कि मुझे क्या चीज दिखानी है। तो उसने बोला भाई तुम जो भी बनाओ एक फंक्शन बनाओ पहले तो, और उस फंक्शन को लाजमी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना, वरना मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चीज दिखानी है। यानी Next.js जो है वो अपनी चीजें बता रहा है, लेकिन वो डिपेंडेंट है हमारे, कि तुम मुझे बताओगे खुद से कि मुझे ये चीज चलानी है, और उसने चलाने का तरीका क्या बताया मुझे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के, सही है। अब मैं यहाँ पे आके रिटर्न कर देता हूं, फिर जूम कर दें, सर को नजर नहीं आएगा फिर, चले कर देते हैं आपके लिए H2, और इसमें मैंने लिख दिया दिस इज अबाउट पेज, सही है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, सबको समझ आ गया, सबको आ गया, ठीक है। अब सर आपने पेज बना दिया, अब इसको करते हैं, अच्छा कंटेंट थोड़ा सा कम भी कर देते हैं। मैं आता हूं, मैं भी इंटरफेस पे इस वजह से नहीं आ रहा, अभी हमने प्रॉप्स नहीं पढ़े, पैरेंट टू चाइल्ड डेटा कैसे पास होता है वो अभी हमने नहीं पढ़ा। इनफैक्ट अभी हमने कंपोनेंट भी नहीं पढ़े, कंपोनेंट का क्या पर्पस है, जो कि आज की क्लास में पढ़ाना था। तो जब तक मैं कंपोनेंट नहीं बता सकता तो मैं आपको उसका फिर इंटरफेस और प्रॉप्स के बारे में भी नहीं बता सकता। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उसके ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो मजा आएगा बहुत ज्यादा। अभी तो आप लोग खुद ही अपना सर पकड़ेंगे कि सर ये क्या हो रहा है। होम पेज, सही है, होम पेज पे होम पेज लिख दिया। सर लोकल होस्ट 3000 के ऊपर तो खाली आपने जो होम पेज का लिखा था वो नजर आ रहा है, आपने जो अबाउट का पेज है वो नजर नहीं आ रहा, वो कैसे नजर आएगा। अब देख लो, आपका जो ये सर्च बार आ रहा होता है ना, इसको यूआरएल बार कहते हैं। 3000 के आगे आप फॉरवर्ड स्लैश लगाना, और आपके फोल्डर का नाम क्या था, अबाउट। जैसे मैं करूंगा तो मेरा कंटेंट लिखा हुआ आ गया, तो मैंने उस पर लिखा था क्या कंटेंट लिखा हुआ है, दिस इज अबाउट पेज। यहां तक सबको क्लियर है? yes. मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको फटाफट बना लो, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा बैठना नहीं है, फटाफट बनाना है। सही है, जब आपने टेलविंड को यस किया ना, तो अब आप H1, H2, H3, H4, P का टैग लिखोगे ना, सबका साइज एक ही आ रहा होगा। इस वजह से मैं आपको ना टेलविंड इंस्टॉल कराना नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या करता है आपकी सारी स्टाइलिंग को रीसेट कर देता है। तो ये डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको बोला था कि अभी आप टेलविंड नो करो, ताकि आप लोगों ना उसके साथ साथ HTML का डिफरेंस भी पता लगता रहे आपको, हेडिंग का डिफरेंस, पैराग्राफ का डिफरेंस, डिफ का डिफरेंस, सही है। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अब मुझे एक और पेज बनाने जाना है, अब आप लोग मुझे बताएं किस तरीके से बनेगा वो पेज। मुझे स्टेप्स बताएं, मैंने जो स्टेप बताए थे। ऐप
फोल्डर कहाँ बनाना है? ऐप में क्या रखूं उसका नाम? कॉन्टैक्ट रख दें? रख दिया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? कॉन्टैक्ट में आके पेज फाइल बनानी है। फाइल का नाम क्या रखते हैं? हमजा.tsx रखते हैं? page.tx page.tsx रखते हैं। सही है? हो गया? अब जी नहीं, contact.tsx आप अगर बनाएंगे तो Next.js को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सी फाइल बना रहा हूं। सही है? उसने बता दिया आपको ऐप डायरेक्टरी के अंदर page.tsx बनानी है। सही है? अब क्या करना है मैंने? स्टेप 3 क्या था? फंक्शन क्या बनाना है? एरो फंक्शन बनाए। क्या नाम रखें फंक्शन का? कॉन्टैक्ट पेज। सही है? रिटर्न क्या करना है मुझे? JSX में क्या रिटर्न करें? कॉन्टैक्ट पेज। दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। खत्म मेरा काम। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट पेज बन गया मेरा। अब क्या करूं? मुझे कॉन्टैक्ट पेज लिखना है। कॉन्टैक्ट पेज आ गया भाई। सबको समझ आ गया पेज किस तरीके से बनते हैं? ठीक हो गए सब? बस जबरदस्त। 404 इस वजह से आ रहा है, आपने पेज कहीं और बना दिया होगा। अब एक चीज, एक मैंने पेज बनाया ही नहीं है सर्विस का, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया मुझे? 404। सर ये 404 का क्या मतलब होता है? प्रोग्रामिंग के टर्म में 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, यानी मुझे ये चीज मिली ही नहीं है। तो जब भी 404 का पेज आया तो उसका मतलब क्या है? नॉट फाउंड, उसको ये चीज मिली ही नहीं है। 404 को इटसेल्फ हम प्रोग्रामिंग के टर्म में क्या बोलते हैं? नॉट फाउंड। सही है भाई? अब एक और पेज बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं नेस्टेड राउटिंग की तरफ जाऊंगा। एक और पेज बनाने जा रहा हूं। किसका बनाऊं मैं अब? सर्विस का। सही है? सर्विस पे चला गया। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, मुझे भी नजर नहीं आ रहा। सही है? ऐप डायरेक्टरी के अंदर मैंने सर्विस का फोल्डर बना दिया। इस पे क्लिक करा मैंने, page.tsx की फाइल बना दी। अब आपको एक अच्छा सा ना तरीका बताता हूं, RAFCE, और उसके बाद मैं बताऊंगा टैब। जादू हो गया ये। सर ये जादू कैसे हुआ? ये एक एक्सटेंशन है। सही है? आप कंट्रोल भी करना। सही है? मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं। ये जो 4 डब्बे बने हुए आ रहे हैं ना यहाँ पे, इस पे चले आना। इस पे आके ये वाली एक्सटेंशन कर लेना, ES7 React Redux Native Snippet। ये जो सरमदा ने अभी जादू किया ना, RAFCE, और उसके बाद सर ने टैब दबा दिया, तो उसने क्या करा? आपको एक बॉयलर कोड लिख के दे दिया। ये इस एक्सटेंशन की बदौलत ही हुआ है। अब RAFCE मैं दोबारा बता देता हूं। अब RAFCE का मतलब क्या है? R का मतलब हो गया रिएक्ट, A का मतलब हो गया एरो, F का मतलब हो गया फंक्शन, C का मतलब हो गया कंपोनेंट, और E का मतलब मुझे शायद एक्सपोर्ट कंपोनेंट, सॉरी। C और E को इन्होंने इंटरचेंजेबल कर दिया है। अब ये देखो मेरे जो इंटेलिजेंस है इसमें वो दे रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, यानी इसकी शॉर्ट टर्म इन्होंने क्या रख दी है? RAFCE। मैंने जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करा, RAFCE दबाया, लिखा और टैब दबाया, उसने मुझे पूरा का पूरा एक फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न कर दिया। जो कौन सा कंपोनेंट है? एरो फंक्शन। सर मुझे एरो फंक्शन नहीं बनाना, मैं चाह रहा हूं कि नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट से बनाऊं आपके स्निपेट के थ्रू। RAFC E नहीं लिखूंगा और मैं टैब दबाऊंगा। अच्छा सॉरी, RAFC नहीं है, वो एरो फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने चेंज कर दी कमांड।
नहीं है, कमांड ही नहीं है। अच्छा हाँ सही है। अब मुझे सर फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, मैं एरो फंक्शन चाहता ही नहीं हूँ, तो मैं कमांड चलाऊंगा RFCE। अब जैसे ही मैं RFCE की कमांड चलाऊंगा तो वो मुझे क्या करेगा, फंक्शन का कंपोनेंट बना के दे देगा। तो ये आपका एक स्निपेट टूल है, ये शॉर्टकट होता है, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए यूज होता है। दो कमांड है, मैं लिख देता हूं, RFCE और एक आ गया RFCE। ये आपका एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए। ये आपका नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड वाला है, फंक्शन सही है। यहां तक ये सिर्फ एक छोटा सा हैक था, मैंने आपको बता दिया था कि आपका टाइम बचे। अब हमने एक चीज देखी थी कि जो भी पेज के अंदर कंपोनेंट या फंक्शन बनेगा उसका नाम क्या होगा, कैपिटल होगा, सही है, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। अब मेरी फाइल का नाम क्या है, सर्विस, तो मैंने उसके फंक्शन का नाम क्या रख दिया, सर्विस। लेकिन सर हम थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, वो क्या रखते हैं, सर्विस पेज। मेरे पास सर्विस पेज आ गया 404 से, उसको मिल गई फाइल। यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके पास एक और चीज करने जा रहा हूं। सर ऐसा हो सकता है कि मैं सर्विस पेज के अंदर एक और पेज बना दूं? बिल्कुल हो सकता है। यानी ऐसा हो, सर्विस पेज स्लैश वेब डेवलपमेंट, यानी मैं आके लिखूं सर्विस पेज स्लैश, अच्छा मैं इसके URL को जूम नहीं कर सकता क्योंकि ये तो उसका डिफॉल्ट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्विस के बाद स्लैश वेब डैश वेब डेवलपमेंट, सही है। अभी फिलहाल मैं डैश नहीं लगा रहा, सही है, या बल्कि डैश लगा देना थोड़ा सा अच्छा आएगा। अभी मैंने सर्विस के बाद वेब डेवलपमेंट लिखा स्लैश के बाद, तो मसला आ गया, उसने बोला पेज ही नहीं है। तो क्या नेक्स्ट.जेएस सिर्फ हमें सिंगल पेज की सपोर्ट देता है? नहीं, नेक्स्ट.जेएस हमें बोलता है कि मैं तुम्हें नेस्टेड पेजेस की भी सपोर्ट देता हूं। अब उसका एक तरीका है, मैं पूरी फाइलें बंद कर देता हूं, सही है। मैंने सबसे पहले नेस्टेड पेज बनाना कहां पर है, सर्विस फोल्डर के अंदर। अच्छा, नेस्टेड पेज आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाके बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और सिर्फ सर्विस के अंदर ही बनेगा। अभी हम उसको देख लेते हैं, सही है। अभी फिलहाल मैं सर्विस के अंदर बनाने जा रहा हूं। मैंने सर्विस पेज के अंदर एक और फोल्डर बनाया। अब इसको भी स्टेप लिख लो नेस्टेड पेजेस बनाने के लिए। मैंने नेस्टेड पेज किसमें बनाने हैं, एक फोल्डर के अंदर। किस तरीके से बनाना है, स्टेप 1 क्या है, आपने उस फोल्डर के अंदर जाना है और एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर का नाम क्या है, वेब डैश डेवलपमेंट, सही है। जूम कर दो। सर्विस के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया वेब डैश डेवलपमेंट, कुछ भी नाम लिख सकते हो उसका, हमजा डैश या हमजा डेवलपमेंट, कुछ भी लिख देना, अपना नाम लिख देना, फोल्डर बन जाएगा। अब मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पेज डॉट tsx की फाइल बनानी है, सही है। एक फाइल जो मेरी सर्व कर रही है इसको, जो मेन पेज डॉट tsx की फाइल है वो किसकी, सर्विस की है। अब जो मेरा नेस्टेड पेज है, नेक्स्ट.जेएस को मुझे बताने के नेस्टेड पेज के अंदर भी एक फाइल है, उस फाइल का नाम क्या है, पेज डॉट tsx। उसके अंदर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, RFCE और इस पेज डॉट tsx
.tsx में आके आपको कंपोनेंट बनाने जैसे हमने बनाया था वेब डेवलपमेंट, सही है, और रिटर्न कर देना इधर से दिस इज वेब डेवलपमेंट पेज, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा मैं कोड पूरा खुद से लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब जैसे ही मैं लिखूंगा तो मेरे पास वेब डेवलपमेंट का पेज भी बन जाएगा। ये चीज किस चीज को समझ नहीं आई, हैंड रेज करें। बस 3-4 को समझ नहीं आई है, बाकी सबको आ गई है? किस किस को 50-50 समझ आ गई है वो भी हैंड रेज करें। किस किस को पूरा समझ आ गया? ये पढ़कर आए थे? सही है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अच्छा भाई, अब मैंने बोला नेक्स्ट.जेएस हमें एक तो पेजेस की सपोर्ट देता है। जो हमारे पास पेज आ गया हमारा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, नेक्स्ट.जेएस पेजेस तक महदूद है, यानी /about /कॉन्टैक्ट /सर्विसेज नहीं, नेक्स्ट.जेएस यहाँ तक महदूद नहीं है। नेक्स्ट.जेएस हमें सपोर्ट देता है, वो सपोर्ट हमें किसकी देता है? हमारे नेस्टेड पेजेस की भी। सर अब ये नेस्टेड पेजेस क्या होते हैं? एक पेज के अंदर दूसरा पेज, सही है, उसको हम नेस्टेड पेज कहते हैं। सर ये बनता किस तरीके से है? आपको कहाँ बनाना है? मेरे केस में मैंने सर्विस का एक फोल्डर बनाया है, उस सर्विस के फोल्डर के अंदर जाके मुझे एक फोल्डर बनाना है। वो फोल्डर किसी भी नाम का हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमजा -LP, सही है, लिख दिया, सही है। फोल्डर नाम का नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे मोहसिन खालिद लिख दो, फवाद खान लिख दो, कुछ भी लिख दो। इसके अंदर एक कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन क्या है? फाइल बनेगी। फाइल का नाम क्या है? page.tsx। पहला स्टेप क्या हो गया नेस्टेड फोल्डर बनाने का? एक फोल्डर बनाने, फोल्डर का नाम क्या हो सकता है? कुछ भी। दूसरा क्या है उसके अंदर? नेस्टेड दूसरा क्या है उसके अंदर? फाइल आ रही है, फाइल का नाम क्या है? page.tsx। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या है आपका? उस फाइल के अंदर क्या करना है? जाके एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां पे मैं लिख देता हूं हमजा अलवी डेवलपमेंट, सही है। और उसको चौथा स्टेप मेरा क्या है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराना है ताकि नेक्स्ट.जेएस को पता लग जाए। अब वेब डेवलपमेंट का कोई पेज है मेरे पास? पेज किस नाम से है मेरा? अब मैं सर्विस के, अगर मैं डायरेक्ट लोकल उस 3000 हमजा -LV लिख दूंगा, चल जाएगा वो पेज? नो सर। जूम कर देता हूं। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सर्विस, सही है, सर्विस स्लैश उसका नाम क्या है पेज का? हमजा -LV, पे फोल्डर का नाम। अब मैं चलाऊंगा, पेज चल गया मेरा। अब आप फटाफट बना ले, इसके बाद एक और फोल्डर बनाएंगे। मैंने एक वेबसाइट खोली है, सही है, वेबसाइट का नाम छोड़ देना, ये मैं अज्यूम कर लो ये एक कंपनी है, सही है। ये कंपनी अपनी मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करती है। अब सर्विसेज में क्या हो सकता है आपका? आप सर्विस बोले तो एक वेब डेवलपर की क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं, ये बताएं। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। एक वेब डेवलपर आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? एक वो वेबसाइट बना के दे सकता है जिसको आप कहते हो वेबसाइट डिजाइनिंग, सही है।
एक वेब डेवलपमेंट होती है। वेब डेवलपमेंट का आसान उसमें हम कहते हैं अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो आपको मल्टीपल चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है। पहली चीज होती है पहली सर्विस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर देता है वेबसाइट डिजाइनिंग की। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई है, सही है, ये वेबसाइट आपकी सिंगल पेज भी होती है, मल्टी पेज भी होती है। दूसरा आपके पास कहलाती है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है सर? वेबसाइट डिजाइनिंग तो समझ आती है। वेब डेवलपमेंट आपके पास डैशबोर्ड, सीआरएम, ईआरपीस। अब सर ये सीआरएम, ईआरपीस, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सब हैं क्या चीजें? ये वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में क्यों लाए करते हैं? सबसे पहले तो आपने बातें कर लेंगे, सही। दराज की वेबसाइट देखिए, वो आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट हमेशा वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर लाई करती है। अब इसमें क्या होता है, वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वो स्टैटिकली होती है, यानी आपने 4 5 6 पेज बना दिए, वो वेबसाइट आपकी डिजाइनिंग बन गई। वेब डेवलपमेंट को कहते हैं क्योंकि इसमें आपका काम मोस्टली डायनामिक हो रहा होता है। आप दराज पे देखो तो 1000 नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सही है, और वो हर पेज जाके डेवलपर ने खुद से नहीं बनाया होगा, जाहिर सी बात है, वो डायनामिक पेज उठकर आ रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट को वेब डेवलपमेंट, सही है। और जैसे दराज हो गई, अलीबाबा हो गई, अली एक्सप्रेस हो गई, ये सारी आपकी ई कॉमर्स में आती हैं और ये सारी आपकी वेब डेवलपमेंट में आती हैं। वेब डेवलपमेंट को दूसरी क्या बोलते हैं, आपके जो भी ऐसे मैंने आपके सामने खोला, ये कहलाते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का फायदा क्या है, ये होता क्या है? मेरे पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, सही है, दराज जैसी। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, सही है। वेबसाइट के ऊपर मेरे पास सेल्स हो रही है, मल्टीपल सेल्स हो रही है, सही है, भर के मेरे पास सेल्स आ रही है, मेरे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब मैं उस रेवेन्यू को कहीं ना कहीं तो ट्रैक कर रहा हूँ ना, कि इस महीने मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, इस महीने मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए और कितने लोगों ने मेरी इस प्रोडक्ट को विजिट करा, सही है। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें लाया करती हैं आपके डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड एक तरीके का आपका बोर्ड ही होता है, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजें मौजूद होती हैं, कि मेरे प्रोडक्ट ने कितना रेवेन्यू, मतलब कितना कमाया है, मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सारे लोग आए हैं अभी तक, यानी कितने सारे लोग आ चुके हैं और कहां से चले गए, जिसकी आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिखाई है। अब ये देखो, मेरे पास एक डैशबोर्ड है, हमारा प्रोडक्ट है, सही है। इस प्रोडक्ट के ऊपर अब दिखाने का मेरे पास एक सिंपल सा एक तरीका है, चार्ट्स, कि मैंने इसको चार्ट के थ्रू दिखा दिया कि मेरे पास इतने यूजर्स अभी एक्टिव हो चुके हैं और कितने लोग मेरे पास आ चुके हैं अभी तक। तो डैशबोर्ड इसी चीज के लिए यूज होता है कि वो आपका ट्रैक रखता है। बेसिकली आपका डैशबोर्ड आपका ट्रैकिंग रखने के लिए होता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। डैशबोर्ड क्लियर हो गया सबको? और इसके अंदर सिर्फ एक फीचर नहीं होता, अब ये देखें, इसके अंदर मेरे हम लोग का, क्योंकि हमने अपने हिसाब से बनाया, आप लोग अपने हिसाब से बनाओगे जब मार्केट में जाओगे, मेरे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, यानी मैं जो भी मेरे पास विजिटर आ रहा है, आपने दराज के अंदर देखा होगा छोटा सा चैट बॉक्स, चैट आ जाती है, और वो जैसे आप करते हैं तो वो खुद से ओपन हो जाती है कि हाउ मे आई हेल्प यू, सही है। उसी तरीके से वो जो चैट्स आप उससे चैट कर रहे होते हो, वो सारी चैट हमारे पास यहाँ पर आ रही होती है, ये वाला सिनेरियो। इसी तरीके से आप कुछ भी चीज परचेज करते हो तो एक कांटेक्ट बनता है, मेरे आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है आपके घर की, आपका क्रेडिट कार्ड की। अच्छा, क्रेडिट कार्ड हम लोग नहीं दिखाते यहाँ पे। तो क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे कांटेक्ट के अंदर आ रही होती है, कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी यूजर आ जाए तो हम डायरेक्टली उसको यहीं से वो इंफॉर्मेशन दिखा दें। तो एक डैशबोर्ड के आपके मल्टीपल फायदे हो सकते हैं। तो डैशबोर्ड को ये समझो कि आपका ट्रैक रखने के लिए वो सारी की सारी चीजें यूटिलाइज करता है वो। डैशबोर्ड क्लियर हो गया सबको? अब एक चीज होती है ईआरपी। सर ये ईआरपी क्या चीज है? अब आप ऐसे बताएं, ऑफिस में कौन कौन जॉब करता है? बस 2-3 ही करते हैं। अटेंडेंस किस किस की लगती है? हैंड रेज करें। स्कूल में
अटेंडेंस कहाँ पे पंच आउट करते हैं? सही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब आपको उसकी भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। नसीब से मेरे पास तीनों चीजें ही बनी हुई हैं। ईआरपी क्या करता है? ईआरपी बेसिकली कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ईआरपी का मैं फुल फॉर्म तो भूल गया क्या है, सही है, लेकिन इसका काम क्या होता है? मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे मल्टीपल लोगों का रिकॉर्ड रखना है, यानी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं और इमरान भाई काम कर रहे हैं। अब मुझे इमरान भाई का भी रिकॉर्ड रखना है, अपना भी रिकॉर्ड रखना है। हो सकता है उसके बाद मोहसिन भाई भी आ जाए, हो सकता है उसके बाद अबीब आ जाए और सारे आ जाए। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉर्ड मुझे रखना है अपने पास, उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर यूज होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कहलाता है ईआर, उसका नाम होता है ईआरपी। ईआरपी डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मेरे फेज में हमारा अपना ईआरपी है। अब इस ईआरपी में आपका सबसे पहले मैंने बोला था टाइम इन टाइम आउट, यानी जो आप अटेंडेंस जो लगती है, हमारे पास यहाँ पे फीचर्स होते हैं ईआरपी के अंदर। आपका टाइम इन टाइम आउट आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाके टाइम लगाता हूँ तो मेरे यहाँ पे टाइम आ जाएगा, जब मैं टाइम आउट करूँगा तो मेरा टाइम आउट आ जाएगा। अटेंडेंस आ रही होती है कि मैं आज आया था, नहीं आया था, मैंने छुट्टी करी थी। तो ये ईआरपी के मल्टीपल फायदे हैं। यूजर से रिलेटेड उसकी यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि मेरा एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, मेरा लाइन मैनेजर कौन है, अगर आप राइट साइड पे देखो, मेरा सुपरवाइजर कौन है, मेरी ईमेल क्या है, मैं किसके अंदर काम कर रहा हूँ, और उसी के साथ मेरे टीम मेंबर्स। तो ईआरपी इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से रिलेटेड सारा का सारा डेटा होता है। ये क्लियर हो गया सबको? ये तीन चीजें, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट और आपका ईआरपी डेवलपमेंट, ये सारी आपकी वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर लाया करती है। ये क्लियर हो गया सबको? अब तीसरी चीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डेवलपर आपको प्रोवाइड कर सकता है, वो क्या कर सकता है? वेब डिजाइनिंग, ओ ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग हर टाइप की होती है। एक होती है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग क्या होती है? आप कोई भी वेबसाइट का डिजाइन बनाते हो फिग्मा के ऊपर। अभी अमीन भाई ने बोला कि फिग्मा आपको बताना है, जो आप लोग खुद से बनाओगे फिग्मा के ऊपर डिजाइन, तो उसको हम कहते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। तो ये क्या है? ये आपकी मल्टीपल सर्विसेज हैं। तो अब आपको शायद ये चीज क्लियर हुई होगी कि एक प्रोडक्ट या एक यानी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डेवलपर अपनी सर्विसेज या मल्टीपल पेजेस क्यों बनाता है? क्योंकि उसको अपनी मल्टीपल चीजें बेचनी होती है। जाहिर सी बात है, मैं हमसद में हूँ, फाइबर के ऊपर मैंने सिर्फ ये नहीं डाला कि मैं सिर्फ वेबसाइट बनाता हूँ, मैंने ये भी डाला हुआ है कि मैं वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ, मैं ईआरपी में भी काम करता हूँ, मैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट भी कर रहा होता हूँ। तो ये क्या है? मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये होता है आपको मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल सर्विसेज बताने का फायदा, जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज होती है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब आपके एंड्रॉयड और स्मार्टफोन जितने भी है ना, आपका एंड्रॉयड फोन हो गया या आईफोन, वो कैटेगरी जो लाया करती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, उसकी आपकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की होती है। इसमें क्या क्या स्टैक फॉलो होता है? आपका स्टैक, आपका रिएक्ट नेटिव आता है, फ्लटर आता है, कॉटलिन आती है, जावा आती है, स्विफ्ट आती है, सी, ऑब्जेक्टिव सी आती है। सर हमला का जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो रिएक्ट नेटिव तक का है, फ्लटर उनको नहीं आती है। तो इस तरीके से आपकी वेरियस कैटेगरीज लाया करनी होती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब एक काम करते हैं, एक और पेज बनाते हैं। अब मैं कॉन्टैक्ट के अंदर एक नेस्टेड पेज बनाने जा रहा हूं। किस तरीके से बना सकता हूं? पहले क्या करूंगा मैं? क्या रखूं इसका नाम? कॉन्टैक्ट 2 रख दूं? कॉन्टैक्ट भी रख दें? कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट अस, अच्छी चीज है, कॉन्टैक्ट अस रख दिया। अब क्या करूंगा मैं? फाइल का नाम क्या है? अब क्या करना है? फंक्शन बना दिया। फंक्शन का नाम क्या होता है? एरो फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होता है? एरो फंक्शन। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है, अब आप क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं और आपको ये चीज फॉलो करनी है, तो फंक्शन का नाम क्या होगा? जो फाइल का नाम होगा। फाइल का नाम क्या है? कॉन्टैक्ट अस। और उसके आगे क्या आएगा? पेज। और फंक्शन का पहला कीवर्ड क्या होगा? कैपिटल। बन गया मेरा ये।
कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टैक्ट स्लैश ये सही है, कॉन्टेक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अब क्या बनेगा वो? स्लैश कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टेक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टेक्ट डैश अस। मिल गया पेज, सीधे हो गए। मतलब आप मल्टीपल पेजेस के अंदर भी नेस्टेड पेजेस बना सकते हो। आपके आज 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला पैरेंट एलिमेंट का, दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का, तीसरा आपने नेस्टेड पेजेस देख लिया और पेजेस का रिवीजन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक मसला आ रहा है सर, मसला क्या आ रहा है सर? बार बार यूआरएल में जाके मुझे लिखना पड़ रहा है। ऐसा कोई तरीका है कि मैं बस क्लिक करूं और जैसे हम लोगों ने HTML में करा था, मैं क्लिक करूं और मेरा पेज चेंज हो जाए? नैव बार, अरे नैव बार तो पता है। कुछ ऐसा तरीका है सर नेक्स्ट.जेएस के अंदर के मुझे बार बार सर्च बार के अंदर जाके टाइप ना करना पड़े, मैं बस उस पर क्लिक करूं और मेरा पेज चेंज हो जाए? बिल्कुल है। होम पेज पे चलते हैं सबसे पहले जल्दी से। होम पेज पे आ गए। अब मुझे कोई बताए नैव बार बनाना है, नैव बार के लिए कौन सा टैग यूज हो सकता है? अरे बता दो, गलत बता दो लेकिन बता दो। डिव बना दें, बना दें। अब क्या करूं मैं? मुझे लिस्ट शो करानी है जो जो मेरे पेजेस हैं, उसके लिए क्या चीज यूज हो सकती है? लिस्टिंग। जाहिर सी बात है, मेरे पेज हैं तो उसका मतलब क्या, वो लिस्ट है पेजों की। अब पेज के लिए अब मुझे लिस्ट बनानी है। लिस्ट के लिए मेरे पास HTML में कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है? UL। UL का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मुझे UL बनाना है, बना दिया। अब उसके अंदर मुझे पेजेस डिफाइन करने हैं। अब LI क्या है? लिस्ट आइटम। LI इसका UL का एक चिल्ड्रन है। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अब पहले मेरे पेज का नाम क्या है? होम। दूसरे मेरे पेज का नाम क्या है? अबाउट। तीसरा मेरे नाम क्या है? कॉन्टैक्ट। सही है। अब जाके होम पेज पे देखते हैं। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ गया। सही है सर, बन गया, नैव बार बन गया। अभी स्टाइलिंग को छोड़ दें। अब मैं क्लिक कर रहा हूं, सर ये जा नहीं रहा, आपने बता तो दिया। इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे दूसरे पेज पे जाना है? लिंक नहीं यार, लिंक टैग तो नहीं है। अब मुझे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करना है, यानी मुझे होम से अबाउट के ऊपर जाना है। HTML में आपके पास एक टैग होता था, उस टैग का नाम क्या है? एंकर टैग। ए टैग। ए टैग। अब साथ में कोड को देखते भी जाना। ए टैग। बताने दो, फिर रिपीट कर दूंगा उसको। ए टैग मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए एक HTML में टैग रिटर्न होता है, उस टैग का नाम क्या है? एंकर टैग। चल जाएगा? चल ही नहीं रही तो सर आपने तो बोला था नेविगेट करने के लिए क्या होगा? एंकर टैग के अंदर आपका एक एट्रीब्यूट पास होता है। सर ये एट्रीब्यूट क्या है? यानी इसकी एक खुसूसियत है। एट्रीब्यूट को ये समझे, एक इंसान की मल्टीपल खुसूसियत हो सकती हैं, इसी तरीके से HTML टैग की भी अपनी मल्टीपल खुसूसियत हो सकती हैं।
जैसे हमारे पास HTML का एक इमेज का टैग है जिसको हम IMG कहते हैं, हम इसको भी देखेंगे आगे इंशाल्लाह। तो उसकी खुसूसियत यह है कि वो खाली इमेज ही रिसीव कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एंकर के अंदर भी एक खुसूसियत है। उस खुसूसियत का नाम क्या है? href। सर ये href क्या है? href का फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब होता है कि आप जो है एक पेज का लिंक पास कर दो जिस पे आपको नेविगेट करना है। अब यहाँ पे मेरा पेज जो है मेन है, लोकल होस्ट 3000 है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्लैश। अब मुझे अबाउट के पेज के ऊपर जाना है, अबाउट का यूआरएल क्या बनेगा? स्लैश अबाउट, और यहां पे मैं लिख दूंगा अबाउट। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट के पेज के लिए क्या बनेगा? कॉन्टैक्ट। सही है, बन गया मेरा नया बार। अब चला जाएगा। यस सर। अब अबाउट पे जाता हूं, चला गया अबाउट पेज के ऊपर। अब दोबारा मैं कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर आ रहा हूं, चला गया कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर। आपका नया बार बन गया। अब इसको रिपीट कर देते हैं। जी मिस, कंपोनेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट और सर्विसेज का भी है, अभी सर्विसेज छोड़ दें। अब मेरे पास लिस्ट आ रही है पेजेस की। लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया? आपके पास एक HTML का टैग होता है, वो कौन सा है? UL। सही है, अनऑर्डर लिस्ट जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर एक और होता है, इसका एक अपना चाइल्ड एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं LI। LI का मतलब क्या होता है? लिस्ट आइटम। यानी मेरा एक होम पेज है, होम पेज एक आइटम है, तो उसको इसने एक नाम दे दिया लिस्ट आइटम। यानी आपकी लिस्ट का एक आइटम है तो उसका नाम उसने क्या दे दिया? लिस्ट आइटम। सही है, ये हमने बना दिया। LI के अंदर सबसे पहले हमने क्या रखा था? उसका नाम रख दिया था। लेकिन जब हमने नाम रखा ना तो सर ये चल नहीं रहा, क्योंकि अगर मैंने इसका सिर्फ नाम रख दिया ना सर, ये तो चल ही नहीं रहा। UL LI का काम दूसरे पेज पे जाना थोड़ी है। UL LI का काम तो सिर्फ आपको लिस्ट बना के देना है। फिर UL LI के अंदर सर ने क्या किया? अब सर ने बोला मुझे दूसरे पेज पे जाना है। सर दूसरे पेज पे जाना है, उसके लिए HTML ने आपको एक एलिमेंट प्रोवाइड करा। उस एलिमेंट का नाम क्या है? A टैग। A टैग को क्या कहते हैं हम लोग? एंकर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंकर टैग। एंकर टैग बन गया आपका। इस A टैग की ना कुछ अपनी स्पेशल खुसूसियात हैं। सही है, इसके पास अपनी सुपर पावर है। ये बोलता है तुम्हें दूसरे पेज के ऊपर जाना हो ना तो मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास एक स्पेशल पावर है। उस स्पेशल पावर का नाम क्या है? href। href की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर रेफरेंस। ये बोलता है तुम इसके अंदर ना मुझे सिर्फ उस पेज का नाम बता दो जिस पेज के ऊपर जाना है। सही है, जब मैं लोकल होस्ट 3000 और उसके आगे स्लैश लिखता हूँ, सही है, तो मुझे कौन सा पेज मिलता है? होम पेज मिलता है। तो यहाँ पे मैं स्लैश लगा दूंगा। सही है। अच्छा, आप लोकल होस्ट 3000 नहीं लिखते, सिर्फ आप उसके आगे का पाथ बताते हो, क्योंकि लोकल होस्ट 3000 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर खुद अपेंड करता है, मैं अपेंड नहीं करता, वो खुद से अपेंड करता है। इसी तरीके से जैसे मेरी वेबसाइट है hamzaalvi.io/about, तो मैंने जो पेज बनाया होगा तो उसमें जो मैंने अपेंड करा होगा /about अपेंड करा होगा। hamzaalvi.io ब्राउजर खुद अपेंड करता है। ब्राउजर इतना इंटेलिजेंट है, जहां से वो होस्ट हो रहा होता है। होस्ट का मतलब अब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको वो दे रहा होगा HTTP, तो ये कहलाता है होस्टिंग। तो ये होस्टिंग ब्राउजर अपने हिसाब से खुद अपेंड करता है, तो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। सही है। अब मुझे अबाउट का पेज बनाना है, तो मुझे एक एलिमेंट मिल गया। उस एलिमेंट का नाम क्या है? एंकर टैग। इसके अंदर एक स्पेशल पावर है, उस पावर का नाम क्या है? href। अब मुझे यहाँ पे अबाउट का यूआरएल बनाना है। अबाउट का क्या यूआरएल है?
स्लैश अबाउट। अब बन गया मेरा लिंक टैग। अब मैं अगर आता हूं तो देखो मेरा कर्सर जो है, अभी एक चीज दिखाता हूं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। 500 अब ये जरा होम के ऊपर ना मेरा कर्सर देखना, होम के ऊपर मेरा कर्सर देखना। ये ना टाइप कर्सर आता है। आप लोगों ने नोटपैड यूज करा हुआ है? नोटपैड के अंदर टाइपिंग का एक कर्सर आता है लाइक इस तरीके से। ये देखो, ये कर्सर देख रहे हो, ब्लैक कलर का जो कर्सर आ रहा है, ये टाइप कर्सर आ रहा है। लेकिन जब मेरा एंकर टैग बन गया ना, अब यहाँ पे देखो एक कर्सर आ रहा है जिसका क्या आ रहा है, फिंगर बनी हुई आ रही है। इसका मतलब मेरी HTML को पता लग गया कि इसके अंदर कोई लिंक है और मुझे उस पर जाना है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे क्या करेगा, अबाउट के पेज के ऊपर लेके चला गया। इसी तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट के ऊपर भी एंकर लगाया तो ये कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर भी चला गया। यहां तक क्लियर है सबको? सर आप एक चीज मिस कर रहे हैं क्या? आप बताएं। एक चीज याद रखना, ये चीज लास्ट में पूछी जाती है। आपने सर, ये तो मेरा एक ही पेज चेंज हो रहा है, मैं अबाउट पे गया, अबाउट का पेज चेंज हो गया, सही है। मैं चाह रहा हूं सर आप अबाउट पे क्लिक करें ना तो मेरे एक नए टैब में अबाउट का पेज खुले। मैं दोबारा बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखें, मैं अबाउट पे जा रहा हूँ ना तो मेरा क्या हो रहा है, अबाउट का पेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, सही है। मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँ ना, अबाउट पे क्लिक करूँ तो मेरा ऐसे करके एक नया टैब खुले और इधर आके अबाउट का पेज खुल जाए। ये वाली सुपर पावर है मेरे पास, बिल्कुल है। इस एंकर के पास ना, एंकर टैग के पास ना एक सुपर पावर एक और भी है। वो बोलता है मैं तुम्हें ये पावर भी दे रहा हूँ। अब वो पावर क्या दे रहा है, वो बोलता है अगर तुम्हें दूसरे टैब के अंदर पेज खुलवाने हैं तो मैं तुम्हें देता हूं एक एट्रीब्यूट, एक और। उस एट्रीब्यूट के अंदर तुम पास करते हो क्या, अंडरस्कोर ब्लैंक या ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब सर ये अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है जो भी तुमने पेज मुझे बताया है वो मैं एक नए टैब पे खोलूंगा, वो पेज बिल्कुल खाली होगा और उस पेज के ऊपर मैं तुम्हारा URL पेस्ट कर दूंगा ताकि तुम्हारा पेज खुल जाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी पेज नए टैब के ऊपर खुलवाना हो और वही वाला URL खुलाना हो तो उसके लिए आप ब्लैंक को टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हो। तो अब एक चीज जादू देखना, अब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, हो गया जादू, नए पेज पे खुल गया। लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाता हूं तो कॉन्टैक्ट के ऊपर भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको टारगेट अंडरस्कोर की सुपर पावर दी नहीं है। एट्रीब्यूट को आप ये समझो कि एक HTML एलिमेंट को ये समझो एक इंसान है, इंसान के अंदर कुछ अपनी अपनी खुसूसियात होती है। मेरी अपनी खुसूसियात हैं, सही है, आपकी अपनी खुसूसियात होंगी और वो खुसूसियात आपकी एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट्स को आप डोनेट कर सकते हो उसकी सुपर पावर से भी कि इसके अंदर ये सुपर पावर है, इसके अंदर ये पावर है, ये वाली चीज अच्छी है। तो इस तरीके से इसको लेके चलो। अब एक काम करो, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में फटाफट HTML ये पूरा नैप, मैंने ये एक एप्लीकेशन खोली है, सही है। मेरे पास ना जैसे यहाँ पे राउट्स लगे हुए ना, ऐसे ही राउट्स लगे हुए, सही है। अब एक चीज देखना, गौर करना इसके ऊपर, मैं ब्रांडिंग के पेज के ऊपर जाके क्लिक करूंगा, सही है। ब्रांडिंग का पेज नजर आ रहा है सबको? इसके ऊपर आके मैं क्लिक करूंगा, देखना पेज कितनी जल्दी चेंज हो गया, सही है। अब एक चीज ये देखना, मैं लोगो डिजाइन पे वापसी आ रहा हूं, सेट है।
वापसी आ रहा हूं, ठीक है। अब आप फिर इस चीज को गौर करना, यहाँ पे ये जो वी बना हुआ है ना ऊपर, ये जो ऊपर आ रहा है, इधर इस चीज को देखना। इसने ठक करके फौरन से पेज चेंज कर दिया। अब हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक चीज देखना, हमारे इस पे जो ये बना हुआ आ रहा है लोगो, अब मैं इसके कांटेक्ट के पेज पे जा रहा हूं, सही है। क्या चीज नजर आई? लोगो तो अभी भी आ रहा है, क्या चीज नजर आई? मैं दोबारा दिखाता हूं, दोबारा इस वी के लोगों के ऊपर गौर करना। मैं आया पैकेज के पेज के ऊपर, फटाफट से चेंज हो गया। अब मैं खड़ा हुआ हूं अबाउट के पेज, होम के पेज के ऊपर, सही है। और अब इस ट्रायंगल के ऊपर गौर करना। अब मैं जा रहा हूं कांटेक्ट के पेज के ऊपर, क्या डिफरेंस नजर आया? टाइम ले रहा है। एक चीज और जबरदस्त, इसमें इस वी को देखना, फिर से इस वी को देखना। इस वी के ऊपर आपको कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा, फौरन से पेज चेंज हो गया। मैं पैकेजेस के पेज पे जा रहा हूं, नहीं हो रहा। लेकिन 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 एग्जैक्टली हमारा पेज चेंज होते हुए लोड कर रहा है, जबकि नेक्स्ट.जेएस का ये बिहेवियर नहीं है। नेक्स्ट.जेएस बोलता है मैं पेज लोड करता ही नहीं हूं। लेकिन सर हमारी एप्लीकेशन ऐसा क्यों कर रही है? ब्राउजर की वजह से नहीं, एंकर टैग की वजह से। हमने HTML का एंकर टैग यूज किया था, ऐसा ही था। उस एंकर टैग क्या करता है, वो आपके पेज को रिफ्रेश करता है। आप बोलेंगे सर आपने एंकर टैग बढ़ा दिया, लेकिन आपने बोला कि सर इसका कोई फायदा नहीं है, तो पेज रिफ्रेश कर देता है। और सर आपने तो गलत बताया, आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं कर रही है, हमारे साथ धांधली हो रही है, हम एंकर टैग से कर रहे हैं। सर ने धांधली नहीं करी है। नेक्स्ट.जेएस आपको ये पेज रिफ्रेश ना होने की वजह एक चीज प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से आपका एंकर टैग है, उस तरीके से नेक्स्ट.जेएस हमें टैग प्रोवाइड करता है। उस टैग को इंपोर्ट करते हैं हम, इंपोर्ट li लिंक फ्रॉम next/link। ये लिंक का टैग बिल्कुल एंकर के तरीके से काम करता है, सही है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपका जहां जहां पे एंकर का टैग आ रहा है उसको पकड़ना है, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, बस। मैंने भी वो हटा दिया, कुछ नहीं करना। href एट्रीब्यूट ऐसी रहेगा जैसे हमारा एंकर का था। अब आप जादू देखेगा। मैं गया होम पेज के ऊपर, अब इसके ऊपर जरा अपनी नजर देखेगा, ये ट्रायंगल के ऊपर, इसके ऊपर। अब मैं कांटेक्ट के ऊपर जाता हूं, उसने पेज को रिफ्रेश नहीं करा, तो नेक्स्ट.जेएस इटसेल्फ हमें एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है। उस एलिमेंट का नाम है लिंक। काम सेम करता है, लेकिन इसकी वजह से आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता। कहां से निकल रही है? इंपोर्ट कर रहे हो आप लिंक, ये इसका अपना नाम है LINK, फ्रॉम next/link। ये नेक्स्ट.जेएस अपना जब इंस्टॉल हुआ था तो ये पैकेज अपने साथ लेकर आया था। यहां तक सबको क्लियर है? चीजें हो गए भाई, यही था नेक्स्ट लिंक का काम। इसमें कोई सवाल है? इसमें एक और सवाल है, सर आपने अंडरस्कोर ब्लैंक्स चल सकता है इसके अंदर? बिल्कुल चल सकता है। जैसे हम एंकर के अंदर वो चीज प्रोवाइड करते हैं कि वो दूसरे टैब पे खुले, इसी तरीके से अबाउट, क्योंकि मैंने अबाउट पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा दिया, वही काम करता है। यानी मतलब उसने एंकर टैग को अपने टैग से रिप्लेस कर दिया है। और रिप्लेस करने की वजह क्या बताई उसने आपको? कि पेज रिफ्रेश नहीं होता है। यहां तक क्लियर है सबको? आपका ये लिंक टैग का मसला हल हो गया। अब जी
अगर मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा तो टाइपस्क्रिप्ट आपको बोलेगी कि आप कैसे यूज कर सकते हो मेरी चीज, इस चीज को, जब आपने इंपोर्ट करा ही नहीं है। तो टाइपस्क्रिप्ट ने एक एरर दे दिया, कैन नॉट फाइंड लिंक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि तुम कौन से लिंक की बात कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि कौन सा लिंक है। तो हमें उसको एक्सप्लिसिटली जाके बताना पड़ता है कि तुम वो वाला लिंक उठाओ जो नेक्स्ट.js ने डिफाइन करा है। सही है? नेक्स्ट लिंक से, ये लाइब्रेरी से, ये नेक्स्ट.js अपना खुद लेकर आ रहा होता है। जब आप नेक्स्ट.js को इंस्टॉल करते हो, npx create -next-app latest चलाते हो तो इसके अंदर बिल्ट इन आता है। मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करा इसके अंदर। सही है? और किसी का कोई सवाल जी? उनका सवाल लीजिए, क्या कह रही है? ब्राउजर का इश्यूज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेडर इस्तेमाल कहाँ होता है? अच्छा, उस पे आ रहा था मैं। ज्यादा इस्तेमाल, अच्छा, जब भी आप नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन बनाते हो, नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन के अंदर आप हमेशा लिंक टैग यूज करोगे, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। कुछ भी करना, लिंक टैग यूज करना, क्योंकि नेक्स्ट.js रिकमेंड करता है कि आप लिंक टैग के अलावा और कोई भी टैग यूज, एंकर टैग यूज नहीं कर सकते। सही है? अगर मैं एंकर टैग यूज करूंगा ना, तो एक चीज दिखाता हूं आपको क्या करता है वो, ये टैग। और मैं अब आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। एरर नहीं दे रहा, उसने एरर देना ही बंद कर दिया, उन्होंने एरर खत्म ही कर दिए मैंने। चले वो खैर, नेक्स्ट, वरना ये मैं एरर दिखाता आपको। ये एरर देता है कि आप लोग जो है एंकर टैग को यूज नहीं कर सकते, तो आप लोग जो है लिंक टैग को लाजमी यूज करोगे और एंकर टैग को अब यूज नहीं करोगे। एडिटेबल कोड का मतलब क्या है? आप क्लिक करें वो एडिटेबल हो जाए। मेरा सबसे पहले एक सवाल था आपसे कि सर इफ से भी नैव बार बन सकता है, तो NAV टैग जो है HTML का, उसका क्या फायदा है? NAV टैग, ये जो सर नैव टैग आ रहा है, इसका फायदा क्या है? कोई बता सकता है मुझे? NAV टैग का फायदा क्या है? अच्छा, ये टैग जो था ना NAV टैग, ये आपका HTML5 का टैग है, इससे पहले HTML के अंदर नहीं आया था। मैंने एक चीज बताई थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको थोड़ा सा ना समझते हैं क्या चीज। आपने एक वेबसाइट बनाई है, एक वेबसाइट बनाई है, सर हमजा बैठ जाओ, बाद में करना डिस्कशन, बैठ जाओ। एक जो है, क्लास खत्म हो जाए ना, सर से बात करते रहना। सही है? अच्छा, HTML5 का एक एलिमेंट है नैव टैग। सर इसका फायदा क्या है? ये काम क्या करता है? तो आपके पास एक होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या चीज? आप जब से बोले जा रहे हैं। आपका क्रोम एक क्या है? क्रोम क्या है? आपका ब्राउजर है। मोज़िला क्या है आपका? सफारी क्या है आपका? ब्राउजर। google.com। सही है? अब ब्रांड इन पाकिस्तान, मैंने लिखा बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड इन पाकिस्तान। सही है? रॉनिन का खुल गया। सही है? अब थोड़ा सा इसको समझना, आपका ब्राउजर काम किस तरीके से करता है। मैंने लिखा बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड इन पाकिस्तान, क्रोम ने मेरे पूरे के पूरे कीवर्ड्स को उठाया। सही है? बिहाइंड द सीन क्रोम के पीछे का एल्गोरिथम चलता है, वो मेरे कीवर्ड्स को फाइंड करता है। ये जो मैंने 7-8 कीवर्ड लिखे हैं ना, वो हर वेबसाइट जो भी आप बनाते हो उसके अंदर जाके मैच करता है, और जहाँ पे उसका एग्जैक्ट मैच हो जाता है ना, वो रिजल्ट लाके आपको शेयर कर देता है। जैसे मेरे केस में सबसे पहले कौन सी वेबसाइट आ गई? रॉनिन आ गई। सही है?
बेसिकली ये जो आपका ब्राउजर सर्च कर रहा है इसको हम कहते हैं क्रॉलिंग, सही है। ये क्रॉल कर रहा होता है वर्ड्स को। मैंने लिखा बेस्ट मोबाइल है। अब ये क्रॉल किस तरीके से हो रहा है, ये आपके एसईओ के थ्रू हो रहा है। आपके कुछ टैग्स होते हैं जो HTML5 ने इंट्रोड्यूस करा है। उन टैग्स का फायदा क्या है, वो आपकी एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एसईओ मतलब मैंने जैसे लिखा बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड इन पाकिस्तान, तो उससे मुझे रोनिन दे दिया। रोनिन ने कुछ ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे HTML के टैग्स यूज करें जिसकी वजह से ब्राउजर ने उसको सबसे टॉप पे लाके शो करा दिया। आप भी उन टैग्स को यूज कर सकते हैं। उन टैग्स का पर्पस सिर्फ आपकी एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही होता है। इसमें पहला टैग आपका नेव टैग आ गया, दूसरा आपका असाइड का टैग आ गया। अब लिखते जाएंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। पहला आपका आ गया नेव का टैग, सही है। दूसरा आपका आ गया असाइड का टैग, तीसरा आपका आ गया हेडर का टैग, चौथा आपका आ गया फुटर का टैग। इटसेल्फ इनकी कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं है, बस ये आपकी एसईओ इंप्रूव करने के, और भी बहुत सारे सिर्फ मैं 4 बता रहा हूँ, एसईओ इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं। और हमने आज एसईओ को बोलेगा मतलब दो शनाख्ती काट के ना नंबर इस नंबर पे मैसेज ब्राउजर कर के दे। अंदर सर्च करता हूँ तो ब्राउजर मेरे उन कीवर्ड्स को क्रॉल करता है वाया HTML और वाया कंटेंट। हाँ, इस और नंबर अगर मैंने एसईओ या के मेरे टैग वाले सही यूज नंबर पे करेंगे तो मैसेज फौरन मेरी वेबसाइट को टॉप के ऊपर लेकर आ जाएगा। जैसे रोनिन वालों ने अपनी HTML के अंदर सही एसईओ के टैग यूज करे थे, उनकी वाया वेबसाइट जो है टॉप के ऊपर आ गई। तो एसईओ का ये फायदा होता है कि आपकी वेबसाइट क्रोम के ऊपर रैंक करने लगती है। और Next.js हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, डिफॉल्ट भी, और हम उसके HTML टैग्स को यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। इसमें जूम करूं, अब फटाफट ना CSS पे आ जाते हैं। CSS पे आ जाते हैं। थोड़ा सा CSS का भी लेक्चर बाकी है अभी, और अभी टाइम भी अच्छा खासा है हमारे पास। अच्छा, मैं ना फिलहाल एक काम कर रहा हूँ, नेव बार हटा रहा हूँ। मैं अभी बाद में इसको नेव बार ना भी मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ना कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और यूजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, सही है। और अब मैं यहीं से पूरे लेक्चर को रिज्यूम करूँगा। अभी थोड़ी सी क्लास में मुझे CSS भी बतानी है ताकि आप लोग मॉड्यूल CSS को भी देख सकें कि किस तरीके से Next.js के अंदर यूटिलाइज हो रही है, सही है। आपकी उसके साथ साथ मैंने HTML भी, Next.js भी और ये भी चीज़ कवर करा दी है। अब एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, सही, ताकि मुझे भी नजर आए। मैं सब चीज़ हटा देता हूँ, एम्प्टी कर दिया मैंने पेज। सर CSS करनी है, स्टाइलिंग करनी है, कुछ अच्छा नजर आए। इसका कलर जो है ना वाइट मेरी आंखों में लग रहा है, वाइट ना मेरी आंखों में लग रहा है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकूं। बिल्कुल है। आपका जो भी HTML का एलिमेंट आता है उसके अंदर आप एक टैग डिफाइन करते हो, उस टैग का नाम क्या है? स्टाइल टैग। जैसे मैं स्टाइल टैग लिखूंगा उसके बाद इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर मैं एक और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट पढ़े थे? ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब मैं लिखूंगा इधर कलर, अब ये मुझे देखो वो सारी चीजें देने लग गया, इंटेलिजेंस मेरे। अब मैं लिखूंगा COLOR, इसने मुझे इंटेलिजेंस दे दिया। अब मैं इसके आगे कॉलन लगा के इधर लिख दूंगा, अब इसने मुझे कलर के भी वो इंटेलिजेंस दे दिया। मैंने लिखा ग्रीन, सही है। जूम कर दे, इसको जूम करना है, ग्रीन मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं, मेरा कलर हो गया चेंज, सही है, फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। सर बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें ना ताकि कुछ अच्छा नजर भी आए। मेरे पास बैकग्राउंड कलर की भी एक कमांड है। मैंने लिखा बैकग्राउंड, और उस जैसे मैंने BAC लिखा उसने मुझे बैकग्राउंड कलर की एक वो शॉर्ट वो दे दी, बैकग्राउंड कलर। अब मैंने इसको बोला ब्लू कर दो, सही है। अब मैं गया, एक मिनट, उसने मेरा बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपकी बहुत ही खतरनाक कलर है
आप इस तरीके से अपने एलिमेंट को CSS डिफाइन कर सकते हैं। सही है। अब लेट्स सी, अब मुझे और थोड़ा सा कितना बुरा और कितना हो सकता है ये, मैं यही सोच रहा था। अब सर हमजा का ना मसला ये है कि सर हमजा को ना डिजाइन सेंस नहीं है बिल्कुल भी ना, मतलब उनको ना कलर का इशू हो जाता है और इस चीज के लिए ना फिर वो हेल्प लेते हैं। तो बस सर हमजा को जो कलर मिले उन्होंने लगा दिए। हमजा का सर हमजा का ये है, फंक्शनैलिटी लिखवा ले, डिजाइन का कलर का हमजा सर हमजा को नहीं आइडिया। जी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही आता हूँ मैं। सर ये 2 बार कर्ली ब्रेसेस सही है। लगी है। अब मैंने एक और H2 टैग बनाया। अच्छा दोबारा से कंटिन्यू करें, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। सही है। अब सर हमजा ने H2 टैग बनाया और इसमें लिखा दिस इज होम पेज। सही है। सही है। सही है सर, अभी चला लें आप लोग, आपके लिए बस है। सही है, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे कलर। सही है। अब सही है। अच्छा फिलहाल अभी आप लोग चला लें इसको, अभी के लिए वक्तन चला लें, बाद में आप जाके इसको चेंज करते रहिएगा। सही है। अब एक चीज आप नोट कर रहे हैं, मेरा कलर ग्रीन जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। सर रिपीटेशन हो रही है। सर कोई ऐसा तरीका है मेरे पास कि मैं एक क्लास बनाऊं और हर जगह एक चीज बनाऊं, बार बार यूज कर सकूं? बिल्कुल है। CSS जिस तरह फंक्शन में या वेरिएबल में एक जगह डिफाइन करके बार बार हम उसको यूज कर सकते थे, CSS के अंदर भी आपके पास ये तरीका है। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है आपका क्लासेस। आप इन तमाम चीजों को हटाओगे। सही है। सही है। आप यहां पे लिखोगे क्लास नेम। सही है। HTML के अंदर ये आपका सिर्फ सिंपल कीवर्ड आता है क्लास, लेकिन Next.js और React के अंदर इसका नाम क्या हो जाता है? क्लास नेम। और आप यहाँ पे आके क्लास डिफाइन कर दोगे। इस क्लास का हम क्या नाम दे सकते हैं? ग्रीन। क्लास लग जाएगी? सर क्लास तो नहीं लगी, अभी तो सिर्फ हमने HTML के टैग को बताया ग्रीन क्लास उठानी है। अब हम जाएंगे global.css के अंदर, आपकी जो फोल्डर के अंदर global.css की फाइल है। सही है। ऐप डायरेक्टरी के अंदर इधर जाके भी मैं फिलहाल बता रहा हूं। आप आओगे, कुछ CSS को मत छेड़ना। सही है, कुछ भी मत करना। क्लास डिफाइन करनी है। क्लास डिफाइन करने के लिए आपके पास एक डॉट आ जाएगा, उसके बाद आपकी क्लास का नाम क्या था? ग्रीन। आपने लिखा कर्ली ब्रैकेट खोले ऑब्जेक्ट की तरह, इसको आपने डिफाइन कर दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सही है, हो गई अप्लाई। इस तरीके से आप CSS की फाइल के अंदर अपनी क्लासेस डिफाइन कर। अब ये मेरी रियूजेबल हो गई है। अब मैंने इसको उठाया, मैंने इधर डिफाइन कर दिया, ये यहाँ पे यूज हो गई। यानी जो रिपीटिशन हो रही थी वो रिपीटिशन खत्म हो गई। ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल CSS है। सही है। अब हम Next.js पे आते हैं। अब मैं अबाउट के पेज पे जाता हूं। इसके ऊपर कोई क्लास अप्लाई नहीं हो रही है। मैं यहां पर आके इस HTML के एलिमेंट के अंदर क्लास नेम क्या डिफाइन कर दूंगा? क्लास नेम ग्रीन। तो क्या होगा? यहां पर भी ये चल जाएगी। अब ये चीज याद करें। अब थोड़ा सा इस चीज को वो करें, समराइज करें। मैंने आपको एक चीज बोली थी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के अंदर चले हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको एक क्लास को मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तो आप वो कहां पर रखते हैं? global.css के अंदर। लेकिन अब एक चीज देखिएगा, मैं चाह रहा हूं
फॉन्ट साइज इसका मैंने कर दिया 20 पिक्सल। 20 पिक्सल का px का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, सही है। छोटा नहीं होगा इसको क्या तो ये देखिएगा उसका साइज छोटा हो रहा है। अब मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन अब एक मसला आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूं सिर्फ मेरे अबाउट के पेज के अंदर फॉन्ट साइज इतना छोटा हो, बाकी किसी के अंदर ये फॉन्ट साइज छोटा ना हो। अब मैं होम पे जाऊंगा ना, अच्छा ये एरर जब किसी के पास आए ना कि HTML लोड नहीं हो रही है, तो सीधा एक काम करना, टर्मिनल बंद करना और उसको दोबारा से स्टार्ट कर देना, तो ये चल जाएगा। वो उसका अपना मसला है, रिएक्ट का, वो पता नहीं क्या मसला आता है इसके अंदर, मेरे साथ तो बहुत आ रही है सिक्योरिटी पर। अब ये देखें, मैंने फॉन्ट साइज 2 पिक्सल करा तो मेरा यहाँ पर भी अप्लाई हो गया और अबाउट पे भी अप्लाई हो गया। सर मैं तो सिर्फ अबाउट का फॉन्ट साइज छोटा करना चाह रहा हूँ, ये इसका कैसे छोटा हो गया? अब मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं खाली जो है सिर्फ अबाउट का फॉन्ट साइज छोटा कर सकूं और सिर्फ वो चीज़ ना महदूद मेरी अबाउट तक के रहे, बाकी मैं होम पेज पे वो अप्लाई ना हो। बिल्कुल ये वाली चीज़। नेक्स्ट.जेएस हमें एक चीज़ देता है, नेक्स्ट.जेएस बोलता है तुम्हें अगर CSS लिखनी है ना, मैं तुम्हें एक अप्रोच बताता हूँ, उस अप्रोच को कहते हैं मॉड्यूल अप्रोच। अभी हम देखते हैं मॉड्यूल अप्रोच है क्या, पहले समझते हैं। वो बोलता है मॉड्यूल को इस तरीके से समझो कि एक हिस्सा है, एक बड़ी सी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा है। तो बोलता है तुम्हारी जो एप्लीकेशन है ना उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, सही है। और जैसे तुम्हारे छोटे छोटे हिस्से हैं ना, उस छोटे छोटे हिस्से की ना तुम छोटी CSS भी अलग अलग कर सकते हो। तो उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल CSS अप्रोच। अब वो किस तरीके से लगती है, अब वो हम देखते हैं। मैं फिर बताता हूँ। आपकी एप्लीकेशन जो बड़ी सी एप्लीकेशन होती है ना, वो छोटे छोटे हिस्सों के ऊपर बनी हुई होती है, सही है। छोटे छोटे से पार्ट्स के ऊपर बनी होती है, उन पार्ट्स को हम कहते हैं मॉड्यूल, सही है। इसी तरीके से आपके उन छोटे छोटे पार्ट्स की ना छोटी CSS होती है। अब उस CSS को नेक्स्ट.जेएस बोलता है, मैं इसको बोलता हूँ मॉड्यूल CSS। अब उसको लिखते हैं किस तरीके से, वो देखते हैं। मैं यहां पर आया, अबाउट के फोल्डर के अंदर गया, सही है। मुझे CSS अप्लाई करनी है अबाउट के अंदर, सही है। मैं गया, यहां पे आके मैं लिखूंगा about.module.css, सही है। मॉड्यूल का कन्वेंशन लाजमी है क्योंकि उसने बोला मॉड्यूल नहीं लिखोगे तो CSS। ये क्या करेगा, आपकी मॉड्यूल CSS की फाइल क्रिएट कर देगा, यानी एक छोटी सी CSS की फाइल क्रिएट कर देगा। अब आपकी मर्जी है, असल में मैं कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ। हम अबाउट के फोल्डर में तो about.module.css, आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी लिख सकती हैं, सही है जी। module.css कन्वेंशन है, मॉड्यूल लाजमी आएगा, वरना नेक्स्ट.जेएस को पता नहीं चलेगा ये मॉड्यूल है। अब सर ये हर पेज की अलग अलग बनेगी जी, हर पेज की अलग अलग बनेगी जी हाँ। इसका फायदा भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसका फायदा क्या है। अब हमने CSS डिक्लेयर करने का भी एक तरीका देखा था, क्लास वाला। कैसे करते हैं, कोई मुझे बताए? डॉट ग्रीन कॉलर, सही है, सही है। फॉन्ट ग्रीन था खाली, सही है। डैश साइज, अरे सॉरी नॉट जस्ट, सही है। फॉन्ट साइज मैं कर देता हूं 100 पिक्सल, सही है। अब अबाउट चेंज हो जाएगा। सर आपने तो क्लास ग्रीन दे दी है लेकिन ये चल नहीं रही है, क्यों? लिंक नहीं किया सर आपने धोखा दे दिया। लिंक करेंगे जैसे अब इस चीज को समझो, आपने ना मॉड्यूल की फाइल बना दी है, सही है। नेक्स्ट.जेएस को एक और भी करते हैं, कलर भी दे देते ताकि थोड़ा सा गंदा सा कलर देते हैं। हाँ ये सही है, जो भी है। अच्छा तो ग्रीन येलो ग्रीन जो भी आ गया, सही है।
ना आपने सिर्फ एक CSS डिफाइन कर दी है, आपने Next.js को बताया नहीं है कि यहाँ से उठाओ। ग्लोबल में तो आपने बता दिया कि वहां से उठाओ। अब मैंने अबाउट के हिस्से की CSS बना दी है, अब मुझे इसको बताना है कि यार तुम यहां से उठाओ इस फाइल को। अब आपका पुराना इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, सही है। इंपोर्ट CSS की स्टाइलिंग देनी है, अच्छा सा नाम बताएं क्या दूं? CSS स्टाइल, सही है। फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश इंटेलिजेंस आ गया मेरे पास, ये आ गया, सही है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं ये क्या चीज दे रहा है। Exactly. ये इंपोर्ट क्यों करवाया डायरेक्ट वो लिंक CSS भी तो करा स्टाइल, सकते सही थे है। ना। नहीं नहीं अब जरा एक चीज देखते हैं कि इसके अंदर आ क्या रही है, क्या चीज आ रही है। यूज होता है बात लीक नहीं करवाएंगे हम, कौन सा एक्शन थोड़ी ना परफॉर्म करवा रहे हैं, सही है। बता रहे हैं यहाँ से इम्पोर्ट। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, सर कंसोल तो आया नहीं, आपने कंसोल लगाया था, कंसोल कहाँ आएगा मेरा इसका? टर्मिनल पे, ये देखें। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं और ये भी चीज दिखाता हूं। अब इसको देखना, उसने मुझे क्या चीज रिटर्न करी है? एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्लास का नाम क्या है मेरी? ग्रीन। और उसके आगे क्या आ रही है? कोई अजीब सी स्ट्रिंग लिखी हुई आ रही है। सर हमने तो जो डिफाइन करा है, हमने तो ये डिफाइन करा था फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, ये क्या चीज लिखी हुई आ गई इसके आगे? अबाउट डॉट मॉड्यूल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये सर क्या चीज आ गई लिखी हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ। आपने फाइल का नाम क्या रखा था? अबाउट। उसके आगे क्या लिखा था? मॉड्यूल। Next.js क्या करता है? आपकी क्लासेस को बैक पे कन्वर्ट कर देता है इस नाम से। जो भी आपका फाइल आता है उसके आगे कुछ अपनी आईडीज बताता है और उसके आगे आपकी क्लास का नाम देता है। सर ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, इसको यूज कैसे करना है? ऑब्जेक्ट के हम किस तरह यूज करते थे? हाँ गोगे ऊपर ऑब्जेक्ट को करा हम किस तरीके से यूज करते थे? और उसको क्या है ना, थाने के सामने तरीके वाला से use गेट, करते पार्क थे। और थाने के सामने वाला गेट क्या लिखते थे पहले? ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा? है। CSS स्टाइल ही था। क्या क्या था? किसी को भी दे देंगे, जरूरत तो होती है ना स्टाइल। सबको। दे दूंगी किसी को। डॉट करूंगा, क्लास का क्या नाम है मेरा? चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है। ग्रीन। डॉट करके क्लास का नाम दे दोगे जो आपने वहां पे डिफाइन करा है। हो गया ये आपका कलर। इस तरीके से अब ये देखना, इस ग्रीन और उस ग्रीन में कितना फर्क है। मैंने क्या करा, मैंने इसको मॉड्यूल पे तोड़ दिया। यानी मैंने बोला तुम्हें क्लास कहां से उठानी है? मॉड्यूल से उठानी है। ये चीज एक काम करो, फटाफट कर लो, मॉड्यूल की फाइल बना के कोड दिखा दें जी। क्या चीज? ये ना असल में पता है क्या होता है? अभी ना हमने जावास्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन इंजन नहीं पढ़ा, यानी हमने वो तो पढ़ा था कि एसिंक कमेंट किस तरीके से काम करता है। इसको छोटे छोटे उसमें ले लें कि ना क्या होता है आपका ना, जब आप Ctrl+S सेव करते हैं ना फाइल को, आपकी जितनी भी HTML, जितनी भी CSS और जितनी भी जावास्क्रिप्ट है Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर, सही है, वो कंपाइल होती है। जैसे आपका टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट पे कंपाइल होता है ना, इसी तरीके से ये तमाम चीजें कंपाइल होती हैं। अब सर कंपाइल किस तरीके से होती हैं? हमारे पास ना कंपाइलिंग के कुछ टूल हैं। वेबपैक हो गया। वेबपैक क्या करता है? आपकी सारी की सारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करके ना एक शॉर्ट उसमें ले आता है। अब ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ना, ये रहा, इस फॉर्म में ले आता है वो। ये पूरी कंपाइलेशन फॉर्म होती है इसकी ना, इस फॉर्म में ले आता है। इसके अंदर आपकी CSS भी ना खुद से जावास्क्रिप्ट पे कन्वर्ट हो रही होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लिखते CSS हो लेकिन कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये बिहाइंड द सीन आपकी जो भी CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट का कन्वर्जन है वो वेबपैक या जो भी इसके पीछे कंपाइलर होता है वो खुद करता है। अगर
मिनट से हम करने लग जाएं तो हमारे लिए कितना मसला होगा। तो इस चीज़ की तो हमें टेंशन लेनी नहीं है कि हमारा कोड कैसे कंपाइल हो रहा है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें अपना कोड चलाना है। आप फटाफट इस चीज़ को बनाएं। अरे यार कोड के बगैर डॉट सीएसएस के बारे में बताएं, इसको करते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह क्लास के कुछ बातचीत करके ना एंड करेंगे इसको। सर ये अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस क्या है? अब थोड़ा सा ना मैं रिपीटिशन की तरफ जा रहा हूँ। आपके पास एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास पीसीज हैं, यानी एक पीस है, दूसरा पीस है, तीसरा पीस है, चौथा पीस है, पांचवा पीस है। एक एप्लीकेशन के अंदर ना आप इस तरीके से समझे पीसी से बन के आप पूरी की पूरी आपकी एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बन रही है। अब मैं इसको इस तरीके से इलैबोरेट करता हूँ। मेरे पास ये एक वेबसाइट है, सही है। इस वेबसाइट के ऊपर ना मेरे पास पीसीज हैं, मेरे पास एक नेव बार आ रहा है, एक हीरो सेक्शन आ रहा है, ये मेरा ट्रस्ट पायरेट का सेक्शन है, बैजेस का सेक्शन आ रहा है, ये पीसीज हैं। इन पीसीज को हम सारे पीसीज मिले तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट बन गई, ऐसा ही है। नेक्स्ट बोलता है तुम ना एक अच्छी सी अप्रोच यूज करो। जब तुम इन पीसीज को अलग अलग बना रहे हो ना, तो एक काम करो, इसकी सीएसएस स्टाइलिंग भी पीसीज में तोड़ो ताकि तुम्हारे पास मसला ना हो। अब उस हमने बोला ठीक है भाई, उसने हमें पीसीज में तोड़ना है उस फाइल को। उसने फिर हमें बताया कि मैं तुम्हें एक टाइप की फाइल रिटर्न करता हूँ, अगर तुम्हें पीसीज में तोड़ना है तो उसके लिए तुम्हारे पास जहाँ पे तुमने फाइल बनाई है उसके अंदर एक फाइल बनाओगे। अब जो भी उस फोल्डर का नाम होगा, अच्छा इसका पहला वर्ड आप कुछ भी लिख सकते हो, अबाउट की जगह हमजा लिख देना, कोई मसला नहीं है, आप अपना नाम लिख देना। उसके आगे डॉट मॉड्यूल, डॉट मॉड्यूल जो है वो नेक्स्ट.जेएस को बताएगा कि ये मॉड्यूल की इस हिस्से की फाइल है। डॉट सीएसएस क्योंकि आप स्टाइलिंग डिफाइन करते हो तो उसका आगे एक्सटेंशन क्या आता है, सीएसएस। इसके अंदर हमने अभी देखा कि क्लास डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, डॉट और जो भी आपकी क्लास का नाम है उसमें आके आप स्टाइलिंग डिफाइन कर देते हो। जैसे मैंने पूरा फॉन्ट साइज जो है उस फॉन्ट का साइज कर दो 100 और बैकग्राउंड कलर कर दो उसका येलो ग्रीन। यहाँ पे आके आपका स्टाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट.जेएस बोलता है अब तुमने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया कि ये तुम्हारा मॉड्यूल का है, अब कहाँ पर इसको तुम्हें इस्तेमाल करना है मुझे वो बताओ। तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं उस फाइल को एक वेरिएबल के अंदर। उस फाइल के वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा CSS स्टाइल, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सको। फ्रॉम आपकी फाइल का पूरा नाम जो आपके पास आ गया। और इसको यूज किस तरीके से करते हैं, अभी हमने देखा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका क्लास का नाम है, अब यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमजा। अब मैं वहां पे जाऊंगा तो अबाउट स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते थे, डॉट के थ्रू प्रॉपर्टी निकालते थे, तो यहाँ पे मेरी क्लास का नाम क्या होगा, हमजा। जैसे ही मैंने हमजा डिफाइन करा तो मेरी क्लास की जो स्टाइलिंग्स थी वो लग गई। ये काम है आपकी मॉड्यूल डॉट सीएसएस का। जिस तरीके से आपके पेजेस सेपरेट होते हैं उसी तरीके से आपकी मॉड्यूल सीएसएस भी सेपरेट होती है। आज की क्लास में हमने 5 चीजें कवर कर ली। पहली चीज हमने HTML के पेरेंट एलिमेंट को देखा है, दूसरा हमने ब्लॉक लेवल और इनसाइड लेवल एलिमेंट को देखा है, तीसरा हमने पेजेस बना के उसके स्टेप्स देखे, नेस्टेड लेआउट्स को देखा हमने, चौथा हमने लिंक टैग को पढ़ा, जो नेक्स्ट हमने देखा कि पेज रिफ्रेश हो रहा है और नेक्स्ट.जेएस के लिंक टैग की वजह से हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। पांचवी चीज हमने जो है क्या देखी है, मॉड्यूल डॉट सीएसएस। अच्छा एक चीज रहती है जो मिस फिजा ने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी उन्होंने भूल गया, फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स पढ़ा